हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्य मार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर इसके पहले की चीजें जो हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको इसके पहले की वीडियोस में बताई जा चुकी हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपकी बुक के और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताया जा चुका है। उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 के पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में बताना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें तो मैटर 3 रूप में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में होता है। तो हम लोग मैटर के एक एक स्टेट के बारे में बात करेंगे, और इसमें भी हमें ध्यान रखना है पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के बारे में ध्यान रखना है। साथ में एक और चीज है जो है एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एट्रैक्शन फोर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एट्रैक्शन फोर्स और पार्टिकल्स के बारे में हम ध्यान में रखते हुए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे आप एक ब्रिक यानी कि ईंट का चित्र अपने दिमाग में बनाइए। ईंट का चित्र जैसे ही आप अपने दिमाग में बनाते हैं, आपने ईंट हाथ में तो लिया ही होगा, उसको आपने देखा होगा, उसको टच किया होगा, ठीक है, उसको फील किया होगा उस ईंट को। तो क्या लगता है कि वो जो ईंट है, जितना जगह वो घेर रहा है, क्या वो जगह चेंज हो सकता है, किसी दूसरे बर्तन में रख दें, या फिर उस ईंट को हम प्रेस करें, ठीक है, या फिर उस ईंट को ऐसे फेंक दें जमीन पर, तो वो क्या बहने लगता है, फ्लो होने लगता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो फ्लो होने लगते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो। वही बात कि अगर हम उस ईंट को जमीन पे फेंक दें तो क्या वो फ्लो होने लगेगा? जवाब है नहीं। यानी कि सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो, वो फ्लो होने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, सॉलिड रिजिड होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो सॉलिड, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सॉलिड में कि ये कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम सॉलिड के शेप के बारे में बात करें, तो कोई भी सॉलिड है, अगर उसको, जैसे ईंट ही है, तो उसका जो शेप है ना, वो चेंज नहीं होता। चेंज का मतलब कि अगर उसको हम किसी दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। उसको किसी दूसरे बर्तन में अगर रखते हैं, जैसे कि अगर हम बाल्टी में रख दें उस ईंट को, तो क्या वो बाल्टी का शेप ले लेगा? तो आंसर है नहीं, वो बाल्टी का शेप नहीं लेगा। तो जब वो बाल्टी का शेप नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो, उनका जो शेप है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो जनरली हैव डेफिनेट शेप। इसका एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी कभी आपसे पूछता है ना। तो सॉलिड का एक्सेप्शन क्या है? स्पंज, और दूसरे नंबर पे है रबर बैंड। तो स्पंज जो होते हैं, उनको जब प्रेस किया जाता है तो उनका जो शेप है वो भी चेंज हो सकता है, साथ में उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे
ये सॉलिड के एक्सेप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है अलग से कोई प्रॉपर्टी शो करते हैं, बस अंतर इतना है कि जो स्पंज है उसमें बहुत सारी एयर भरी होती है, इसलिए वो काफी फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है, ना कि वो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो चेंज होता है। ठीक है, और इसी तरीके से रबर बैंड है। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे ये सॉलिड है कि लिक्विड है, ये तो स्ट्रेच हो रहा है, इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी ही नहीं नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं है, वो जो रबर बैंड है वो भी सॉलिड ही है। ठीक है, जब आप उसको छोड़ते हैं वो वापस अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वो सॉलिड ही है, बस उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होती है कि आप उसको जब खींचते हैं तो वो खिंच जाता है। ठीक है, बाकी ईंट को अगर आप खींच के देखिए नहीं खींचेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम सॉलिड के पांचवी प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि सॉलिड को अगर हम प्रेस करते हैं, अगर दबाते हैं उसको, तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। आप ईंट पर खड़े हो जाइए, देखिए उसके शेप में अगर कोई चेंज हो तो बताइए। ठीक है, या कोई भी सॉलिड चीज है, ईंट है, पत्थर है, डेस्क बेंच है ना, तो उस पर अगर आप प्रेस करते हैं तो वो प्रेस नहीं होता, यानी कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, स्पंज और रबर बैंड। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में, सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, डू नॉट टेंड टू फ्लो, सॉलिड्स आर रिजिड, जनरली हैव डेफिनिट शेप। फॉर एक्सेप्शन यहाँ पे स्पंज एंड रबर बैंड, एंड सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट इज लिक्विड। अब जैसे ही लिक्विड के बारे में, लिक्विड वर्ड जैसे ही आपके सामने आए तो तुरंत आप एक गिलास पानी याद करिए। ठीक है, इसका चित्र तुरंत आप बनाएंगे, एक गिलास पानी का। तो ये एक गिलास पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, एक गिलास ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये लिक्विड के प्रॉपर्टी को बताना है। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है। कैसे? अगर जितनी जगह लिक्विड ने इस ग्लास में घेरा हुआ है, अगर इसी पानी को हम बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी में भी ये उतनी ही जगह घेरेगा, यानी कि जो वॉल्यूम है, इसका जो फैलाव है वो उतना ही रहेगा। यानी कि इस स्पेस में जो घेरी गई जगह है इतने लिक्विड के द्वारा वो सेम रहेगी, यानी कि लिक्विड है डेफिनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड को अगर फेंक दे जमीन पे तो वो क्या करेगा? वो फ्लो होने की कोशिश करेगा। जहां पे हाइयर रीजन है वहां से जो स्लोप बना हुआ है नीचे की तरफ वो फ्लो होने की कोशिश करेगा और फ्लो होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड का कि टेंड टू फ्लो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अब इसके शेप के बारे में बताते हैं। इसका जो शेप है वाटर का, वाटर का शेप, अब आप इमेजिन करिए कि इस वाटर को अगर हम बाल्टी में डाल दें या फिर इसको किसी मग में डाल दें, ठीक है, या बॉटल कोई है उसमें डाल दें, ठीक है, तो क्या वाटर का शेप ग्लास के शेप का ही रहेगा? नहीं। तो यहाँ पे जो वाटर का शेप है वो अपने कंटेनर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लिक्विड की आती है कि लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी जिस कंटेनर में लिक्विड को आप रखते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड रिजिड नहीं होता, कठोर नहीं होता, उसके पार्टिकल्स को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं गैस में। तो गैस के बारे में जैसे ही आपको बताना हो तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है,
एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक कमरा है और यहाँ पे आपने जलाया है ये कछुआ छाप, मतलब मॉर्टिन आपने जलाया है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको स्टैंड में लगा करके इसको जला दिया तो यहाँ से धुआं बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब ये जो धुआं है धीरे धीरे इस पूरे कमरे में फैल जाएगा, ठीक है। अब इससे बड़ा कमरा अगर होता कुछ इतना, ठीक है, तो इसमें पूरा फैल जाता है ये कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसकी प्रॉपर्टी को हम याद करेंगे। सबसे पहले आता है वॉल्यूम। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो धुआं, जो स्मोक बना है, तो क्या वो स्मोक थोड़ी दूर तक ही फैलेगा या कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा उसका, उसके फैलाव का कोई एक एरिया है, निश्चित जगह है कोई? नहीं। तो ये जो धुआं है ये जिस कमरे में है, मतलब जिस कमरे की बात हो रही है, छोटा कमरा है तो उतनी दूर तक फैलेगा। मान लीजिए कि ये छोटा कमरा है, छोटा कमरा है तो ये धुआं खाली इतने कमरे में पूरा फैल जाएगा, एक कोने से लेकर के हर कोने तक वो फैल जाएगा। अगर उससे बड़ा कमरा है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, उससे बड़ा कमरा है, उससे बड़ा कमरा है, तो जितना बड़ा कमरा आप करते जाएंगे तो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत, जैसे लिक्विड के केस में क्या था कि लिक्विड के पार्टिकल जितने हैं उतने ही यहाँ पे रहेंगे और साथ में इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब इसको आप किसी बड़े कंटेनर में रखते हैं तो ये पूरे कंटेनर का शेप तो नहीं ले सकते ना। वो बात अलग है कि कंटेनर को वाटर से अगर पूरा भर देते हैं तब वो पूरे कंटेनर का शेप ले लेंगे, लेकिन एक गिलास पानी ही अगर बड़े कंटेनर में डाला जाए तो ये खाली उतनी ही जगह घेरेगा जितना यहाँ पे घेरा हुआ है, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर में वो भर जाएगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं, गैसेस डिफ्यूज होती हैं, ठीक है, गैसेस डिफ्यूज इन एयर। तो कोई भी गैस यहाँ पे बन रही है वो एयर के साथ डिफ्यूज होकर के पूरे कमरे में फैल जाती है। तो जितना बड़ा कमरा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, गैसेस में डेफिनिट वॉल्यूम यानी कि निश्चित वॉल्यूम नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता। आयतन का मतलब फैलाव, आयतन मीन्स फैलाव। तो गैस का डेफिनिट वॉल्यूम नहीं है और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है किसके शेप में? ये कंटेनर जिस बर्तन में रखा हुआ है उसी के शेप के हिसाब से ये चेंज होने लगता है, होता रहता है। सेकेंड नंबर पे है गैसेस टेंड टू फ्लो, गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे यहाँ पे जो कछुआ छाप जल रहा है, यहाँ पे जो गैसेस बन रहे हैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन इनका ज्यादा है और यहाँ कंसेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फ्लो हो करके इक्विलिब्रियम स्टेट में एक तरीके से आ जाते हैं, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चारों तरफ, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं गैसेस आर नॉट रिजिड, गैसेस रिजिड बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनको आप आराम से इधर उधर हटा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। गैस का भी यहाँ इसी फिगर में गैस का आप डेफिनिट शेप है कि नहीं ये भी आप जान सकते हैं। तो जैसा बर्तन रखेंगे गैस पूरे बर्तन में फैल जाता है, उसी बर्तन का शेप ले लेगा, ठीक है। और गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। ये एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्रेसिबल मतलब गैसेस पर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो गैस के पार्टिकल जो दूर दूर हैं वो नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एलपीजी, ठीक है, एक एलपीजी है और एक सीएनजी है। तो एलपीजी का मतलब क्या हुआ? एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या हुआ? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसा कि इसके नाम में ही है कि पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर दिया गया है। तो कैसे लिक्विफाई करेंगे? टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके। और दूसरा है सीएनजी, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ये सीधे सीधे कॉम्प्रेस
ठीक है। जब नेचुरल गैस को, अब नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है कि जब पेट्रोलियम वगैरह की को निकालने के लिए जब वहां पे ड्रिलिंग करते हैं तो पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस इकट्ठा होती है, तो सबसे पहले वो गैस निकलती है, तो उसी गैस को नेचुरल गैस कहा जाता है। और वो नेचुरल गैस को कंप्रेस करके आप यहाँ सीएनजी बॉटल में या सीएनजी के रूप में यूज कर सकते हैं। ये भी एक फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है कि टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, पार्टिकल्स और अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट ही है आपका एक तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट यानी कि बी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस पे आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिजिडिटी, नेक्स्ट नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड नंबर है फ्लूइडिटी, नेक्स्ट है फिलिंग ए गैस कंटेनर, यानी गैस कंटेनर को आप कैसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप, शेप के बारे में बताना है, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 7 पॉइंट आपको दिए गए हैं और 7 के 7 पॉइंट के बारे में आपको उस पर कमेंट करना है, बताना है कि ये जो वर्ड है कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरपन। कठोरपन का मतलब ये होता है कि कोई चीज जब रिजिड होती है तो वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देती, ठीक है। जैसे कोई ईंट है, अब ईंट जो है वो रिजिड है, यानी कि वो विरोध करती है अपने शेप को चेंज करने से, ठीक है। तो शेप चेंज नहीं होता। तो रिजिडिटी क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच, ये एक सब्सटेंस की या मैटर के स्टेट की प्रॉपर्टी है, बाय विच, जिसके द्वारा एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज रिटेन, रखती है इट्स शेप, अपना शेप, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपने शेप को मेंटेन रखती है या रिटेन रखती है, उसमें चेंज नहीं होने देती, इसको कहते हैं रिजिडिटी। तो जो चीज जितना ज्यादा रिजिड होगा वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देगा। जैसे सॉलिड एग्जांपल है यहाँ पे, सॉलिड्स आर रिजिड, यानी कि सॉलिड यहाँ पे रिजिड है, तो सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेस में कम हटा दीजिए, एबिलिटी हटा दीजिए, तो प्रेस वर्ड पे ध्यान देंगे। प्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर है तो उसको जब हम प्रेस करते हैं तो कौन सी चीज प्रेस हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, यानी उसके पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, यानी जिसके कारण ए सब्सटेंस, कोई चीज, कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें, जिसके थ्रू अगर कंप्रेसिबिलिटी है किसी चीज में तो वो सब्सटेंस कंप्रेस हो जाता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एक सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली ये रिटन है कि कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है। कंप्रेस्ड का मतलब, जैसे कोई चीज कंप्रेस्ड है तो कंप्रेस्ड का मतलब ये हुआ कि उसके वॉल्यूम को, यानी उसके फैलाव को कंप्रेस कर दिया गया है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है छोटे से वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज्यादा होती है? तो गैसेस जो हैं ये कंप्रेसिबल है, यानी गैसेस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, ठीक है, बहाव। फ्लूइडिटी का मतलब बहाव, यानी कि बहने का गुण, बहने का गुण।
यानी कि अगर ये बह पा रहे हैं, फ्लो हो पा रहे हैं, तो फ्लूइडिटी है उसमें। ठीक है, तो फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस, बहुत ही शॉर्ट में याद करेंगे इसको कि फ्लोइंग टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब गुण, लक्षण, ठीक है, तो या प्रवृत्ति, कैरेक्टर। तो फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस के अंदर अगर फ्लोइंग टेंडेंसी है तो वो सब्सटेंस में फ्लूइडिटी होगी। एग्जाम्पल में गैसेस एंड लिक्विड आर फ्लूइड, गैस और लिक्विड फ्लूइड होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सॉलिड के पास फ्लूइडिटी नहीं होती, ये फ्लो नहीं होते। नेक्स्ट नंबर है, फोर्थ नंबर पे, फिलिंग ए गैस कंटेनर। अब किसी गैस कंटेनर को आप कैसे फिल करेंगे? गैस पे प्रेशर लगा करके, गैस पे जब आप प्रेशर लगाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, तो वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल। when we apply a force or pressure, when we apply pressure on a gas, gas can be compressed। ठीक है, तो गैस क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। एंड इसको हम किसी बर्तन में, छोटे से बर्तन में भर सकते हैं। जैसे जो सेंट वगैरह होता है वो भी तो कंप्रेस्ड ही होता है, गैस ही है लेकिन कंप्रेस करके उसको रखते हैं। ठीक है, और ये एलपीजी, एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो फिलिंग ए गैस कंटेनर, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड, बहुत ज्यादा गैस हम फिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम का जो गैस है उसको हम फिल कर सकते हैं किसी गैस कंटेनर में। ठीक है, कैसे? बाई कंप्रेसिंग इट, उसको कंप्रेस करके, गैस को कंप्रेस करके किसी छोटे से बर्तन में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें बहुत सारा गैस कंप्रेस करके भरा हुआ होता है। ठीक है, तो कंप्रेस कैसे करेंगे? हाई प्रेशर, और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। टेम्परेचर अगर कम नहीं है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को लो करिए, प्रेशर को ज्यादा कर दीजिए, तो जो गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे है शेप। अब शेप वर्ड बोल दिया गया, ठीक है, कि शेप मेंटेन रखता है। तो शेप का मतलब क्या है? किसी चीज का शेप, जैसे इसका शेप है, तो शेप का मतलब होता है इसकी ज्योमेट्री, इसकी लंबाई, यानी कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ठीक है, अगर वो मेंटेन्ड है तो वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को मेंटेन किया हुआ है। अगर इसके लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये सब चीजें अगर चेंज होने लगी, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है, वो, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि गैस और लिक्विड, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, लेकिन इसका शेप जो है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जैसे ग्लास में रखा गया तो ग्लास का शेप ले लिया, किसी दूसरे बर्तन में रखा गया तो उस बर्तन का शेप ले लिया। तो यहाँ पे उनकी ज्योमेट्री सेम नहीं होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि दे डू नॉट पॉसेस, या दे डू नॉट हैव, यानी कि लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। तो शेप का मतलब क्या हुआ? ये भी एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग ए डेफिनिट ज्योमेट्री। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर वो अपनी डेफिनिट प्रॉपर्टी, डेफिनिट ज्योमेट्री रखता है, ठीक है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट को मेंटेन रखता है, तो उसको कहते हैं कि उसका शेप चेंज नहीं हुआ। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शेप? शेप मीन्स डेफिनिट ज्योमेट्री, और डेफिनिट भी हटा दें तो शेप का मतलब ज्योमेट्री, यानी कि उसका माप, उसका मेजरमेंट, इसको शेप कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक वर्ड जो है ये मोशन से रिलेटेड है, इसको हिंदी में गति, ठीक है, गतिज शब्द यूज करते हैं इसके लिए। और एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अब कोई पार्टिकल, जैसे कि हवा बिल्कुल शांत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही पानी और हवा अगर तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो उनके पार्टिकल्स में जो एनर्जी आ जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और आपको पता है कि एनर्जी ही वर्क करता है। तो एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी जो लेकर के जा रहा है, जो पार्टिकल लेके जा रहा है, वो जब किसी चीज से टकराता है, जैसे किसी पेड़ से टकराया और बार बार टकराता रहे, अपनी एनर्जी उसको देता रहे, तो वो पेड़ जो है एक समय के बाद अगर कमजोर हुआ तो गिर जाता है।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो उनके पास जो काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग मॉलिक्यूल्स और मूविंग एटम्स और मूविंग इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आप किसी भी पार्ट में लेकर के जाइए। द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके पास जो एनर्जी है उस समय उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आप देखिए वाटर, पानी, ठीक है। एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसको रख दीजिए, वो बिल्कुल शांत है, लेकिन जब आप उसको गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि उसके सारे पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगते हैं, बहुत तेजी से मूव होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। इसी तरीके से जो गैसेज हैं अगर उनको हम टेम्परेचर देते हैं तो उनके भी पार्टिकल्स बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट, तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर हम सब ये बात करें कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास सबसे ज्यादा होती है, तो जो गैसियस स्टेट है, ठीक है, गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस possess possess molecules of gases have highest kinetic energy, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कुकर में खाना जब पकाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि दाल है या चावल है जो भी है, तो वहां पे जो गैस पार्टिकल्स वहां पे बनते हैं, पानी जब गर्म होता है तो ऑफ कोर्स वो वेपर बनाता है, तो वेपर जो है वो एक तरीके का गैस है, तो वो जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप वहां पे देते हैं उतना ही ज्यादा वो मूव कर रहे होते हैं। तो मूवमेंट के चक्कर में वो करते क्या है कि जो बर्तन का दीवार है यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर जो है उस पे जाके हिट करते हैं, बार बार हिट करते हैं। तो हिट करने का मतलब हुआ कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उस कंटेनर के वॉल को देते हैं। मान लीजिए कि उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है और टेम्परेचर आप देते जा रहे हैं, ठीक है, गैस नहीं निकल रही है और टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी उनकी हिटिंग जो है वॉल पर इतनी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर बहुत क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो दीवार है वो फट जाती है, फट करके वो मतलब कि तब गैसेज उसको तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, ठीक है। तो कुकर में अगर खाना आप पका रहे हैं तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि जो गैस है वो टाइम पर निकले, अगर नहीं निकल रहा है तो उसके लिए फिर आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, गैस को बंद कर करके उसको आप पहले गैस को निकालिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, चूल्हा बंद करके। इसके बाद है 7वें नंबर पे डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। अब इस शब्द को आप कुछ ऐसे समझेंगे, घनत्व शब्द घनापन से है, घनापन। अब ये घनापन किसको कहते हैं? जैसे जंगल बहुत घना है तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ बहुत पास पास में है, घने जंगल का मतलब क्या हुआ कि पेड़ बहुत पास पास में है। इसी को यहीं से आप घनत्व का एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है किसी चीज का, अब इसी में जितना मास होगा, जितना भी मास हो, इसी को कहते हैं डेंसिटी। तो क्या फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में D इक्वल टू M बाई V, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डेंसिटी। ये समझ में आया? तो ठीक है, तो ये इतना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करिए और उसको याद करने की, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, चीजें बहुत इजी हैं। वीडियो पहले जो बताया गया है तो उसके कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ लीजिए और उसके बाद फिर इन सब क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो ये चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी। आप इसको बड़ी ही आसानी से किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ।